Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 7 federalism. Now our next topic is features of the federal system. So last topic we are studying what do we mean by federal, types of federal. In this topic we are studying about the features of the federal system. यानी जो हमने किसी भी कंट्री के अंदर, चाहे इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, जिसने भी फेडरल सिस्टम को क्या है अपनाया है, तो उस देश में कौन सी फीचर्स आपको देखने को मिलेगी. तो फर्स्ट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फेडरल की ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक फीचर्स है कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या मिलेगा, हमेशा रिटन के अंदर मिलेगा, लिखित मिलेगा. जैसे कि इंडिया का में फेडरल सिस्टम है तो इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका में है, यूएसए के अंदर है तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न के अंदर है, कनाडा का है. यानी उस कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न होगा और उसके अंदर लिस्ट क्या है, जो आपको यूनियन लिस्ट बताया था, स्टेट लिस्ट बताया था, कॉन्क्रीट लिस्ट बताया था, उन सभी के बारे में क्या है उसके अंदर कंप्लीटली बिल्कुल मतलब अच्छे से उनके बारे में अलग अलग उनके जो एरियाज है उनके बारे में, उनकी लिस्ट के बारे में, आइटम्स के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में लिखा मिलेगा आपको. नेक्स्ट है टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स. फेडरल सिस्टम के अंदर टू टाइप्स की गवर्नमेंट होती है. एक कौन सी गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट मिलेगी आपको यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट. जैसे इंडिया के अंदर एग्जांपल है यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी, जो केंद्र के पूरे इंडिया के ऊपर जिसके रूल्स वगैरह होते हैं, यानी हमारी पार्लियामेंट का है जो. और स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि हमारे हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट है. इस तरह से हर फेडरल सिस्टम या हर फेडरल स्टेट के अंदर क्या है, टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट मिलेंगी. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. तो इंडिया के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बताया था इंडियन फेडरल सिस्टम के अंदर. उसी तरह हर कंट्री के अंदर जो भी फेडरल कंट्री है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स मिलेगा, यानी जो शक्तियाँ होगी वो बटी हुई मिलेगी. नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स टू यूनिट्स. तो जो इकाइयाँ हैं उनको संवैधानिक मान्यता मिलेगी. इकाइयाँ मतलब यहाँ स्टेट, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये क्या है, यूनिट्स हैं. तो इनको क्या है, इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से क्या है मान्यता मिलेगी. तो इंडिया के अंदर तो क्या है इस तरह से स्टेट्स हैं. इसी तरह से क्या है अमेरिका के अंदर भी, यूएसए के अंदर भी 50 स्टेट्स ने मिल करके क्या यूएसए को बनाया. तो उसी तरह से क्या है प्रत्येक जो यूनिट है वो क्या है कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है प्रूव्ड होगी, उनको स्टेटस मिलेगा यहाँ. तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू यूनिट, यूनिट्स का, हर यूनिट्स का या हर जो जहाँ भी कई जगह क्या प्रांत बोला जाता है, कई जगह स्टेट्स बोला जाता है, कई जगह यूनिट्स बोला जाता है, तो मिले. नेक्स्ट है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो हमारा संविधान है उसी को क्या मिलेगी, सर्वोच्चता मिलेगी. यानी उस फेडरल कंट्री के अंदर सबसे ऊपर कौन होगा, संविधान में होगा. जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा किया गया है वही सुपरमेसी है, यानी वही सबसे ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कुछ भी नहीं है. बाकायदा हर फेडरल कंट्री के अंदर अमेंडमेंट का प्रावधान है, लेकिन फिर भी सुपरमेसी किसको दी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन को दी जाती है. नेक्स्ट है रिगिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो संविधान है उसमें अमेंडमेंट जो करना है वो जटिल होगा. जटिल मतलब रिगिडिटी मतलब जटिल, कठिन, यानी संविधान को बदलना काफ़ी मुश्किल होगा. तो इंडिया के अंदर भी काफ़ी इशूज ऐसे हैं जिसके अंदर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर किसी तरह का अमेंडमेंट लाना है तो हमारी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज, लोकसभा, राज्यसभा, इसके अलावा स्टेट असेंबलीज, तो यानी 50% स्टेट की परमिशन की भी ज़रूरत होती है. तो इसलिए क्या है इसमें काफ़ी रिगिडिटी मिलती है, जटिलता मिलती है. तो कोई भी फेडरल कंट्री है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना काफ़ी कठिन होता है. नेक्स्ट है ड्यूल सिटीजनशिप. ये इंडिया के अंदर नहीं है, लेकिन फेडरल सिस्टम की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वहाँ पर जो नागरिकता मिलती है वो दोहरी मिलती है. सिटीजनशिप जो होती है वो ड्यूल होती है. जैसे अमेरिका के उसके जितने भी कैटन्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, एक सिटीजनशिप उसकी मिलेगी और एक कंप्लीट यूएसए की मिलेगी. तो वहाँ टू टाइप्स ऑफ सिटीजन होती है, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है. नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्टियल जुडिशरी. तो फेडरल सिस्टम के अंदर जुडिशरी जो होती है वो इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र भी होगी और इम्पार्टियल, निष्पक्ष भी होगी. यानी कि वो हमारी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से बिल्कुल फ्री होगी, इंडिपेंडेंट होगी.
अगर वो ऐसा होगी तभी क्या है, अगर सेंटर और स्टेट्स के बीच में किसी तरह की कंट्रोवर्सी पैदा हो जाए तो ही वो सुलझा सकती है, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो वो ऐसा नहीं कर सकती। तो ये कुछ क्या है फेडरल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स दी गई हैं। अब क्या है, उस फेडरल सिस्टम के कुछ मेरिट्स भी है, कुछ डीमेरिट्स भी है, कुछ पॉलिटिशियन उसको अच्छा मानते हैं, कुछ बुरा भी मानते हैं। तो मेरिट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट है यूजफुल फॉर बिगर, यहाँ डबल जी था, बिगर स्टेट्स। तो क्या है, फेडरल सिस्टम जो है वो बड़े बड़े जितने भी हमारे कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर कंट्रीज़ भी आप लिख सकते हो, बिगर कंट्रीज़। तो पॉलिटिकल साइंस में कंट्रीज़ के लिए स्टेट ही वर्ड का यूज किया जाता है ज़्यादा। तो फेडरल सिस्टम के अंदर क्या है, बड़े बड़े कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, जैसे कि इंडिया भी कंट्रीज़ के अंदर आता है, कनाडा आता है, यूएसए आता है। तो वहाँ पर फेडरल सिस्टम अच्छे से काम करता है, क्योंकि वहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, अगर एक ही गवर्नमेंट होगी तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, इतने बड़े एरिया को नहीं संभाल पाएगी। तो इसलिए वहाँ क्या है, उस गवर्नमेंट के काम को बांटने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो इसलिए क्या है, बिगर स्टेट्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रिवेंट्स राइज टू डेस्पोटिज्म, यानी कि निरंकुशता। आप यहाँ पर डिक्टेटरशिप वर्ड का भी यूज कर सकते हो। तो क्या है, तानाशाही को, निरंकुशता को रोकने के लिए भी क्या ज़रूरी है, फेडरल सिस्टम ज़रूरी है। क्यों रोकेगी, अगर एक ही तरह की गवर्नमेंट होती है तो वो कभी भी क्या डिक्टेटरशिप अपना सकती है। मान लो कि एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको रोकने वाली नहीं होंगी, तो वो क्या है, किसी भी तरह का लाज बना करके क्या है, वो एक डिक्टेटरशिप का काम कर सकती है। लेकिन फेडरल सिस्टम में 2 टाइप्स गवर्नमेंट होने के कारण दूसरी गवर्नमेंट उसको रोकती है। यूनिटी विद डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। आज दुनिया में यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, कनाडा है, भारत, ऐसे बड़े बड़े जितने क्षेत्र वाले देश हैं वहाँ पर क्या है, डाइवर्सिटी भी मिलती है, विभिन्नता भी मिलती है काफ़ी। इंडिया तो क्या है, विभिन्नताओं का देश ही है, यानी यहाँ पर तो डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा मिलती है, चाहे वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मान लो, आप कल्चर के अकॉर्डिंग आप मान सकते हो, रिलीजियस के अकॉर्डिंग आप मान सकते हो। तो इंडिया में तो हर तरीके से डाइवर्सिटी है। तो उस डाइवर्सिटी में यूनिटी बनाने के लिए किसकी ज़रूरत है, फेडरल सिस्टम की ज़रूरत है। ये फेडरल सिस्टम का एक गुण है। क्यों, क्योंकि हर एक स्टेट का कल्चर अलग है, तो वो स्टेट्स अपना अपना क्या है, कल्चर अपनाता रहेगा। जैसे कि हरियाणा का अलग है, पंजाब का अलग है, गुजरात का अलग है, और सेंट्रल गवर्नमेंट एक पूरी कंट्री के ऊपर काम करती रहेगी। तो इस तरह से वहाँ पर यूनिटी भी बनी रहेगी और डाइवर्सिटी भी बनी रहेगी। तो इस तरह से यूनिटी विद डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है नॉट वल्नरेबल, संकटों से बचाव। तो फेडरल सिस्टम के अंदर क्या है, वल्नरेबल भी है। क्यों है, मान लो अगर स्टेट्स बंटे होंगे, अलग अलग डिवाइड होंगे, जैसे कि इंडिया पहले होता था कॉलोनिज्म के टाइम में, जब ब्रिटिश इंडिया के अंदर आए थे तो इंडिया बटा हुआ था। तो उसका रीज़न क्या था, वहाँ पर क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कमी थी, यानी कि एक साथ वो इकट्ठा नहीं हो पाए। इसलिए क्या ब्रिटिश और मुगल इतने टाइम तक क्या इंडिया को अपना गुलाम बनाए रखा, कॉलोनीज बनाए रखा। तो इस तरह से अगर फेडरल सिस्टम होगा तो वो सभी मिल करके क्या एक सेंट्रल गवर्नमेंट या एक सेंटर को बनाएंगे, एक फेडरल सिस्टम को बनाएंगे, तो जिससे वो किसी भी दूसरे कंट्री का आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। अमेरिका में 1863 के अंदर क्या सिविल वार हुआ था, तो इसलिए वहाँ पर फेडरल सिस्टम था, तो उस सिविल वार को आसानी से दबा दिया गया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरह से ये फेडरल सिस्टम की कुछ मेरिट्स भी है, लेकिन इसकी डिमेरिट्स भी हैं, काफ़ी दोष हैं, क्योंकि बिना दोष के तो कोई रह ही नहीं सकता। तो इसलिए काफ़ी पॉलिटिशियन ऐसे हुए हैं जिन्होंने इसका क्रिटिसाइज भी किया है, इसकी आलोचना की है। इसमें क्या है, लोकल लॉयल्टी ज़्यादा हावी रहती है, यानी कि आप जैसे कि हरियाणा में जो जन्मा है या यूपी में जो जन्मा है वो अपने स्टेट्स के बारे में सोचता है, न कि नेशन के बारे में सोचता है। क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स की आप साइकोलॉजी भी लगा सकते हो कि वो पहले अपने बारे में सोचता है फिर दूसरे के बारे में सोचता है। तो एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन हुए हैं, उन्होंने कहा भी था कि मैं क्या है, वर्ल्ड की अगर बात करें तो विश्व से ज़्यादा देश को, ठीक है, देश से ज़्यादा अपने राज्य को, राज्य से ज़्यादा अपने शहर को, शहर से ज़्यादा अपने गांव को, और गांव से ज़्यादा अपने घर को, और घर से ज़्यादा क्या है, खुद को अहमियत देता हूं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि फेडरल सिस्टम के अंदर लोकल लॉयल्टी होती है, तो इसलिए इसमें कुछ कमियां पाई गई है। सबसे पहले एक्सपेंसिव, ये काफ़ी खर्चीली प्रणाली है, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्शन हो गए, एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन करवाना, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन करवाना, तो इसलिए एक्सपेंसिव है। लैक ऑफ नेशनलिज्म, जैसे अभी बताया, यहाँ पर राष्ट्रवाद की कमी मिलती है। हर एक क्या है, जो
अपना भूमिपुत्र का सिद्धांत अपनाते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर कहा गया था कि महाराष्ट्र और गुजरात को अलग किया गया था कि मराठों के लिए ही सिर्फ महाराष्ट्र है, तो इस तरह की बात गई थी। वहाँ से यूपी बिहार वालों को निकाला गया था। तो इस तरह से लैक ऑफ नेशनलिज्म होता है, इसमें नेशनलिज्म की कमी होती है। अगर यूनिटरी सिस्टम होगा तो वहाँ पूरे कंट्री के ऊपर एक ही तरह का लॉ यूज़ किया जाएगा और वहाँ पर नेशनलिज्म ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, डिफ़िकल्टी इन फॉरेन पॉलिसी। अगर विदेशी नीतियाँ बनानी हो तो वहाँ पर भी डिफ़िकल्टी पैदा होती है। अगर मान लो किसी कंट्री ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या है, किसी दूसरे विदेश के साथ किसी तरह का क्या है समझौता कर लिया, वहाँ की पॉलिसीज़ बना दी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पर क्या है वो रिसोर्सेज वगैरह है वो उनके साथ क्या है समझौता नहीं कर पाई, एडजस्टमेंट नहीं कर पाई, तो इससे क्या डिफ़िकल्टी पैदा होती है। नेक्स्ट है कंट्रोवर्सी इन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर क्या है हमेशा कंट्रोवर्सी भी चली रहती है अपने आइटम्स को लेकर के, सब्जेक्ट्स को लेकर के। इंडिया के अंदर तो क्या है जो गवर्नर का ऑफिस है या गवर्नर का जो पद है उसके लिए काफ़ी बार कंट्रोवर्सी रही है। तो ये क्या है डीमेरिट्स है फेडरल सिस्टम। ओके, थैंक यू।